जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे जीके जीएस चैनल के डिस्कशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो पार्ट 2 है जो भी मतलब देखेंगे जो भूगोल का है। और ये कौन सा है याद रखेगा, तो ये ब्लैक बुक का मतलब से चल रहा है, जो अभी भूगोल चल रहा है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल्स पे है कि जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यहाँ क्वेश्चन आपको बहुत सारे रिकॉल होंगे। ये रिकॉल्स आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम को मेरिट तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होगा और पेपर वगैरह सॉल्व करने में आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एक उसके पार्ट 2 के ऊपर से। चलिए, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन ये कहता है कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी मतलब अक्षांश रेखा, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे भी मैप पे भी देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, गुजरात हो गया, और ये आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, और ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। तो याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़, उसके अलावा आप झारखंड हो गया, और ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये बंगाल हो गया, उसके बाद में यहाँ से आपका त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम होगा। तो यही आपका पश्चिम से लेकर पूरब तक हमने आपको बता दिया कि 8 राज्य है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 हो गए। उसके बाद में झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो 4 2 6, और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, आपका मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा गुजरता है, और सबसे कम आपको राजस्थान के सीमा रेखा से होकर ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। और अगर इन कर्क रेखाओं में से अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप कर्क रेखा क्या होता है, तो यही आपका क्या है कि आपका ग्लोब है। इस ग्लोब के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला रेखा क्या कहलाती है? यही आपका कर्क रेखा कहलाती है। जबकि ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाला ये आपका मकर रेखा कहलाती है। तो चलिए, इससे जुड़े ही और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको हम बताते हैं, तो उससे रिकॉल होते चलेगा। नहीं, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के जो है मुख्य भूमि के जो है मुख्य जो भूमि का अक्षांश का कितना है? तो याद रखेगा, ये कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ले यह फैला हुआ है। अब यहाँ पे मैप के अनुसार यहाँ पे अगर आप समझना चाहिएगा तो ये देखिए, ये हम लोग क्या पड़ता है कि ये कह रहा है कि अक्षांश वाला में 8 डिग्री 4 से मुख्य भूमि से, यानी कि ये कन्याकुमारी वाला पूछ रहा है। तो यही है 8 डिग्री हमारा और 4 मिनट से, और उत्तरी अक्षांश से लेकर, और ये वहाँ पे आसपास में ये जम्मू कश्मीर वाला पड़ता है। यहाँ तक रहता कितना हो गया, तो 37 डिग्री 6 मिनट का हो गया। ये उत्तरी अक्षांश में हो गया। हमने उत्तरी अक्षांश इसलिए कहा क्योंकि जो हम लोग का ये हम क्या है, पृथ्वी का ये ग्लोब है, और ये ग्लोब के बीचों बीच में, और ये हमारा ये देशांतर में यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग भारत स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए अक्षांश यह मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि मतलब ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यह उत्तरी अक्षांश तक ले फैला हुआ है। तो और ये लगभग देखिएगा तो अक्षांश का कितना में, तो लगभग 30 डिग्री के अक्षांश पर यह मतलब यह स्थित है, मतलब इतना हमारा घेरा लिया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये करा है कि हम लोग का कि कौन सा जो है कि देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करता है? तो ये आपका मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि पूर्वी देशांतर रेखा है। तो हम लोग का ये क्या कौन सा है, ये तो हमारा भारत हो गया। यही भारत का ये 82.5 डिग्री हमारा है, जो कि पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर कहने का मतलब है कि ये देखिए, यहाँ पे ये अगर आपका ग्रीनविच टाइम है, GMT यानी कि ग्रीनविच टाइम हो गया, तो यहाँ से हम लोग का 82.5 डिग्री आगे की ओर हम लोग चलते हैं, इसीलिए क्या है चाहे पूरब की ओर। और ये सर लगभग 5.5 घंटा हम लोग आगे है, 5.5 घंटा आप आगे चलते हैं। तो यही आपको याद रखना होगा कि 82.5 डिग्री, और यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और यह जो भारतीय मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर आपको गुजरती है। अब उसमें से 5 राज्यों में से कौन से हैं, तो फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। वैसे कल आपको हम कराए हुए थे, तो ऊपर से आ जाइए, तो यहाँ तो आपका हो गया यूपी हो गया, तो यूपी हो गया, MP हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य है। फिर से रिकॉल कीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। और ये इस तरह से आती है। तो ये वाला कर्क रेखा हो गया था। कर्क रेखा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भाग में बांट देती है। ये कर्क रेखा हो गया, और ये ऊपर से आया हुआ है, तो ये समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जगह है, वहाँ पे उसको मतलब क्या है, काटती है, काट कर होकर निकलती है, यानी कि समकोण वहाँ पे बनाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। और एक चीज़ हमने आपको जो बता रहा था कि कर्क रेखा के बारे में, तो ये कर्क रेखा क्या है, भारत को मतलब 2 भागों में बांट देती है, यानी कि एक उत्तर भारत हो गया, और ये आपका दक्षिण भारत की तरफ में हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक कर्क रेखा ही उत्तर भारत दक्षिण भारत को करता है, बल्कि इसके अलावा देखिएगा तो उत्तर भारत की ओर और दक्षिण भारत के लिए आपको नर्मदा नदी भी उत्तर भारत दक्षिण भारत को करती है। अगर पहाड़ पूछेगा तो याद रखिएगा, आपको विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण भारत को करता है। अगर वंश की बात करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश भी जो था उसने भी उत्तर भारत दक्षिण भारत को सेतु के तरह कार्य उसने किया हुआ था।
और अगर भक्ति काल को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने के लिए तो याद रखिएगा वह रामानंद व्यक्ति थे, वह थे। खास तौर से ये दक्षिण भारत जो है यह गोंडवाना लैंड का भाग है, उत्तरी भाग जो है वह अंगाड़ा लैंड का भाग है। तो ये कुछ उस उत्तर भारत से दक्षिण भारत से, जो कि अगर नदी पूछ दिया तो नर्मदा नदी, और पहाड़ पूछ दिया तो विंध्याचल पर्वत हो गया, वंश पूछ दिया तो सातवाहन वंश हो गया, और भक्ति काल से तो याद रखिएगा ये रामानंद। अगर रेखा के रूप में पूछ दिया तो आपको कड़के रेखा, ये आपको याद रखना होगा। और उत्तर भारत ये खास तौर से ये नदियों मतलब ये बाढ़ के लिए फेमस जाना जाता है। दक्षिण जबकि ये दक्षिण जो भारत है जो त्रिभुजाकार है, ये खास तौर से आपको मतलब कठोर चट्टानों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जो भारत की जो है मुख्य भूमि के देशांतर ये के बीच कितना है। तो देशांतर ये कह रहा है, ये देशांतर रेखा कितना से कितना तक है। तो ये देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गौर से यहाँ पे भी देख लेते हैं मैप के अनुसार। ये देखिए देशांतर रेखा, चूंकि ये पूछ रहा है यहाँ से, तो देखिए ये वाला ऊपर से नीचे की ओर आ गया। तो ये आपका हम लोग का तो जो कि गौरमुता पड़ता है गुजरात में, यही है हमारा पड़ता है यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। और ये यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर जो पड़ता है तो वह 97 डिग्री कितना हो गया आपको 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ भी लगभग आपको कितना 30 डिग्री के आसपास का देशांतर का मिलेगा अंतर आपको। तो इस तरह से आपको याद रखना। तो यही होता है, और देशांतर यही होता है ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं को जो ग्लोब पर होती है उसको ही देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अभी हमने उसके अनुसार आपको बता दिया। चलिए तो एक बार फिर से आपको इसमें से दिखा देते हैं कि ये कौन कौन से रेखाएं यहाँ पे हो गया। तो देखिए ये ऊपर से नीचे आने वाला यही हम लोगों का कौन सा है रेखा, तो देशांतर रेखा कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है, जबकि दो अक्षांशों का, और ये वाला जो रेखा खींचा जा रहा है बाएं से दाएं या पूरब से पश्चिम, ये अक्षांश रेखाएं है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को याद रखिएगा कटिबंध या फिर उसको जोन कहा जाता है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है, और इसकी दूरी 111 किलोमीटर निश्चित की गई है, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बदलते रहती है, और सबसे अधिक विषुवतीय रेखा पर आपको देखने को मिलेगा 111.32 किलोमीटर होता है। और सबसे कम दूरी जो होगा यानी कि 0 किलोमीटर या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। और अक्षांशों की कुल संख्या कितना है तो याद रखिएगा 180, क्योंकि 90 ऊपर की तरफ हो गया, 90 नीचे की ओर हो गया। तो इस तरह से 180 हो गया। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 हो गया, क्योंकि 180 दाहिने की तरफ में हो गया पूर्वी की तरफ, और 180 आपको पश्चिम की तरफ है देशांतर में हो गया। तो इस तरह 360 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बदलते रहती है, लेकिन अक्षांशों के बीच की दूरी आपको बदलती नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा का है। यहाँ पे 35 डिग्री। तो 35 डिग्री नहीं, आप याद रखें कितना है 37 डिग्री, जो कि आपका सबसे इंदिरा कौल जो है जम्मू कश्मीर वाला वो क्षेत्र पड़ता है। हालांकि अब वो लद्दाख वाला में तो वो याद रखना होगा 35 नहीं बल्कि यहाँ 37 डिग्री आपको वहाँ पर याद रखना होगा। उसी तरह सबसे दक्षिणतम अक्षांश बिंदु जो निकटतम डिग्री में कौन सा है तो 8 डिग्री है। हालांकि ये 8 डिग्री जो आपको दिखाया जा रहा है ये भारत का सबसे दक्षिणतम वाला में। तो ये देखिए ये सबसे दक्षिणतम वाला ये पड़ता है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये 8 डिग्री है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर पड़ता है। लेकिन अगर इससे भी दक्षिण में चलेंगे तो इससे सबसे नीचे में आपका निकोबार वाला जो पड़ जाता है वह ग्रेट निकोबार में। तो ये याद रखिए ये यहाँ पर पड़ता है। और इसका अक्षांश का अगर कभी कभी देता है तो याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट आपको मिलेगा। 6 डिग्री और यह 4 मिनट होता है सबसे दक्षिणतम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कि सब मतलब यहाँ पे अगर मुख्य भूमि भी दे देता है तो दक्षिणतम में तो यही लेकर भूमि का चला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब कह रहा है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए भारत जो है यहाँ पे खाली स्पेस के साथ में यहाँ लिखा गया भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के उत्तर के दिशा में स्थित है। तो हमने आपको ग्लोब पर भी जैसा कि हमने आपको बताया था ये आपका ग्लोब हो गया, और ये ग्लोब का क्या है ये विषुवतीय रेखा यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गया। और ये उसके ऊपर के सरफ में यहाँ पे हम लोग भारत स्थित है, इसलिए कह रहा है कि उत्तर दिशा में और स्थित है। और गोलार्ध की बात करेगा तो वो आपका पूर्वी मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया, या देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि 93.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में समुद्र तल से 530 मीटर के ऊपर में स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताए। तो वो कौन सा है तो ईटानगर आपको याद रखना होगा। और ये देखिए TCS है, यानी कि कहीं ना कहीं ये नए पैटर्न के साथ में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस तरह का।
जो कि हाल परंपरागत में आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा क्या है कि भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा है यही हमारा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, यानी कि लगभग बीचों बीच से होकर हम लोग का भारत से गुजरती है, जैसा कि हमने आपको बता दिया कर्क रेखा के बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी मध्यमान रेखा किससे होकर नहीं गुजरेगी। तो किससे होकर नहीं गुजरेगी, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिक्किम होकर नहीं गुजरेगी। बाकी ये आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और ये मेघालय इससे होकर गुजरेगी। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि ये हमला मतलब भारत हो गया, और होने के पश्चात में ये कह रहा है कि चूँकि ये हमारा 82.5 डिग्री होता है, 82.5 के बाद ही कुछ लगभग यहाँ पे हम लोग का ये वाला हम लोग का पड़ेगा लगभग 90 डिग्री हमारा देशांतर रेखा। तो ये यहीं से पड़ता है, चूँकि सिक्किम थोड़ा सा पश्चिम साइड में पड़ जाता है। तो यहाँ से आप में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर के तरफ में तो आपका भूटान हो गया, और भूटान के नीचे में आपका बांग्लादेश हो गया, और उसके नीचे में मेघालय हो गया। तो ये आपका 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी एक तरह का नया ट्रेंड टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ के देख लीजिए काफ़ी डिफिकल्ट हिस्ट्री में पूछा गया है, क्योंकि सिक्किम कहीं ना कहीं ज़्यादातर लड़का लोग यहाँ पे टिक लगा ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला ये क्वेश्चन कहता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है। तो गोरे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया ये आपका देशांतर रेखा है और इनके बीच के दूरी को क्या कहा जाता है कि गोरे कहा जाता है। और जबकि यही दो अक्षांशों रहता है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को आपको क्या कहा जाता है कि कटिबंध कहा जाता है, या उसको जोन कहा जाता है। और याद रखिए यहाँ पे देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ते रहती मतलब बढ़ती है घटती रहती है, लेकिन अक्षांशों के बीच की दूरी आपका फिक्स ही रहता है। और याद रखिएगा एक चीज़ हमेशा कि ये जो देशांतर रेखाएं होती है, यह किसी भी देश का समय का ज्ञात इसी से देशांतर रेखा से ही किया जाता है, यानी कि ऊपर से जो नीचे आ रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव ये वाला समय का, और जो कि अक्षांश रेखाएं जो होती है पूर्व से पश्चिम वाला, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होता है कि उस क्षेत्र का जलवायु के बारे में ये बताता है। तो अक्षांश रेखाएं जलवायु का, देशांतर रेखाएं हमारा समय का ज्ञात करवाती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं किससे होकर गुजर सकती है। तो याद रखेगा ये आपका राजस्थान से होकर गुजर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन रहा है आपके लिए। चलिए किसी पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली अक्षांश से 1 डिग्री के अंतर पर स्थित है, तो वह कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि आपने मैप के अनुसार भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग का दिल्ली पड़ता है, और ये यहाँ से काठमांडू नेपाल में। तो ये इस तरह से अंतर में आपका क्या पड़ता है, क्योंकि याद रखिएगा हमने क्या बोला आपके दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है आपको कि ये आपका दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो 111 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर देखा है कि 1 डिग्री अक्षांशों के अंतर में 111 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से थोड़ा सा 111 किलोमीटर ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि उसके राजस्थान से के जो राजस्थान करे उसके माउंट एवरेस्ट से होकर यह छूते हुए निकल जाती है रेखाएं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से भी ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये करा है कि लोकप्रिय बाघ के जो गुफाएं चित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो यह मध्य प्रदेश में है, और यह जो बाघ के चित्र है, हालांकि यहाँ पे एक मतलब एक बाघ गांव भी है, साथ ही साथ एक बाघ नदी भी बहती थी, और कुछ समय के पश्चात में ये क्या था कि और यह जो भीमबेटका के यह नाम से जाना जाता है गुफाओं को, और यह मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन ये करा है कि हम लोग का कि जो तोरा बोरा के सबसे नज़दीकी कौन सी जगह है। तो आपका जलालाबाद है। ये भी एक नए ट्रेंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें। तो तोरा बोरा के सबसे नज़दीक कौन सा है। तो आपका जलालाबाद है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान अयप्पा को समर्पित जो सबरीमाला जो मंदिर है वह श्री धर्म संस्थान मंदिर या किस राज्य में स्थित है। तो यह केरल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका ये सबरीमाला मंदिर को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करता है भारत के दो सुप्रसिद्ध आपका मतलब कौन से है पारिस्थितिकी क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपका एक हिमालय है और एक पश्चिमी घाट हो गया। तो अभी हिमालय में याद रखिएगा कौन सा हिमालय पड़ता है। तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय पड़ता है हम लोग का ये वाला क्षेत्र का जो हिमालय पड़ता है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये जाना जाता है। साथ ही साथ ये वाला हम लोग का पश्चिमी घाट वाला ये मुख्य रूप से ये जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो सुंदरवन का डेल्टा वगैरह क्षेत्र ये भी पारिस्थितिकी के लिए ही जाना जाता है। अब यहाँ पे चूंकि शब्द आया हुआ है पारिस्थितिकी, तो याद रखिएगा इसको पारिस्थितिकी मतलब शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था। तो याद रखिएगा वो रीटर ने किया हुआ था। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम की अगर बात करेगा तो एजी टॉन्सले ने, आपको याद रखना होगा कि एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारितंत्र की खोज किया। तो याद रखिए पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी इसको कहा जाता है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र में दो तरह के घटक होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। तो ये चीज़ आपको
याद रखना होगा। हालांकि यह जैविक घटक में आपको 3 तरह के हो जाएगा, एक उत्पादक हो जाते हैं और एक उपभोक्ता होते हैं और एक अपघटक होते हैं। तो उत्पादक में से जानबे करते हैं पेड़ पौधे वगैरह जो स्वयं का संश्लेषण करते हैं, तो वो आपको क्या हो गया कि उत्पादक हो गया। और उपभोक्ता के रूप में हो गया, तो उपभोक्ता में आपको 3 तरह का उपभोक्ता मिलेगा, यानी कि जो उत्पादक के हरा पेड़ पौधे वगैरह के खाते हैं, यानी कि घास ये सब बकरी वगैरह ये सब हो गया आपका। तो चूहा वगैरह ये ये जो आपका गाय भैंस बकरी हो गया, तो ये उत्पादक को खाते थे, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और ये पहिलका वाला को जो दूसरी मतलब जो उपभोक्ता को खाते हैं, तो वह दूसरा उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मनुष्य भी हो गया आपका, क्योंकि मनुष्य बकरी वगैरह ये सब खा जाता है, तो इसलिए मनुष्य पहला और द्वितीय दूसरिका में भी आ जाता है। और ये दूसरिका वाला में अगर आप देखिएगा तो आप अपना जैसे कि कौआ हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, तो ये सब आप भी द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। जबकि तृतीय में आपका शेर और बाघ आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खा जाते हैं। तो इस तरह से यह उपभोक्ता तृतीय में हो गया। उसी तरह से अगर बात करेंगे तो आप घटक में, तो आपको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये सब आते हैं। तो ये उस तरह से मतलब ये 3 मतलब भागों में हमने बता दिया। और जबकि अजैविक घटक में आपको याद रखना होगा कि एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक होते हैं, यानी कि जैसे धूप हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी, खनिज, लवण, ये सब आपको अजैविक घटक में आते हैं। तो ये उससे पारिस्थितिकी तंत्र से, इकोलॉजी सिस्टम से यह जुड़ा हुआ प्रश्न था, जो हमने आपको बता दिया। हालांकि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानिएगा, यह प्लेट विवर्तीय सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिया था, उसके बारे में मुख्य रूप से यह सबसे ज़्यादा फेमस है। तो और हिमालय तैतीस सागर के एथी से मतलब से ही मतलब ये हिमालय का निर्माण हुआ है। और अगर हिमालय के रूप से अगर आप थोड़ा देर के लिए यहाँ से अगर आप नज़र डालिएगा, तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको 4 हिमालय कर दिया। यानी कि इसको आप ये वाला को हमने आपको 0 दे दिया, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसको पार हिमालय या फिर पाद हिमालय, यानी उधर की तरफ में पड़ता है, या तिब्बत की तरफ में। और 1 मतलब ये आपका 1, और ये हो गया 2, और ये नीचे वाला 3, तो ये 3 हिमालय हो गया। मुख्य रूप से हम लोग यही 3 हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला में। तो ये आपका हो गया सबसे, यही सारा बड़ा बड़ा चोटियाँ इसी के ऊपर है, माउंट एवरेस्ट वगैरह भी इसी पर स्थित है। तो ये आपका ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमालय या हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय, इतने सारे नामों से जाना जाता है। उसी तरह से दूसरा जो हिमालय है वो मध्य हिमालय या फिर इसको शिवालिक के मध्य हिमालय और या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, या लघु हिमालय। और साथ ही साथ नीचे वाला 3 नंबर हिमालय है, तो ये आपको याद रखिएगा, ये आपका शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय भी, या पाद हिमालय के भी नाम से ये जाना जाता है। तो ये हमने बता दिया, ग्रेट हिमालय बड़े बड़े चोटियों के लिए सबसे फेमस है। और ये आपका, और दूसरा जो हिमालय है ये पर्यटक के लिए क्षेत्र है, यानी घास वगैरह मैदान के लेकर जाना जाता है। और तीसरा वाला ये सब चीज़ें है, तो ये खास तौर से यह तराई क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और यहाँ से नदियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलती रहती हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ आएगा क्वेश्चन। हालांकि हिमालय अभी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। वलित में आपका रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया है, और उसके बाद में थी, और इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ वलित पर्वत है, जैसे आपका आएगा, हम रिकॉल कराते चलेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो भारत का जो स्थलाकृति मानव चित्र तैयार करता है, कौन करता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया आपको करता है। और ये सर्वे ऑफ इंडिया जो है, मतलब ये इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है, देहरादून या उत्तराखंड में पड़ता है। ये देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित पड़ता है? तो देहरादून में। और हेमिस मठ के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो लेह लद्दाख आपका यहाँ पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये हम लोग का कहता है कि लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है, लोधी गार्डन। याद रखना होगा कौन सा गार्डन है? तो वह लोधी गार्डन है, जिसे लेडी वेलिंगटन मतलब पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था, उनका दरगाह किस राज्य में, कहाँ पे स्थित है, या किन शासित प्रदेशों में? तो दिल्ली में ही। याद रखेगा, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, और इन्हीं का नारा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया, जबकि दिल्ली चलो तो वह सुभाष चंद्र बोस का वह दिया है नारा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इनको महबूब इलाही के भी नाम से जाना जाता है, और इनका दरगाह दिल्ली में है। और जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करेगा तो आपको अजमेर में देखने को मिलेगा, अजमेर यानी कि राजस्थान में है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको दिल्ली में है, जबकि दिल्ली आप जानते करते हैं कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका नई दिल्ली में ही स्थित है।
तो नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समाजवाद का संग्रहालय और जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको लखनऊ में स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी पे बसा हुआ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। और ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जेपी यानी जिन्हें जयप्रकाश नारायण कहते हैं, बिहार के छपरा जिला के ही निवासी थे जयप्रकाश नारायण। हालांकि ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब हजारीबाग जेल से या दीपावली की रात में भाग निकले थे और नेपाल में आज़ाद राष्ट्र का गठन किए हुए थे। और इन्हीं का ये मतलब आपका समाजवाद मतलब ये शब्द दिया हुआ है, और इन्होंने सर्वोदय योजना भी शुरू किए हुए थे। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया ब्लैक बुक से, और इसके पार्ट 3 भी देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे। और आपको डिस्कशंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने आपको रिकॉल कराया। और याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ये भी समझने वाला ही टॉपिक रहता है भूगोल वगैरह, इसलिए आप इन्हें समझ करके याद कीजिए, कभी भी आपको क्वेश्चन वगैरह फंसेगा नहीं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम तब तक ले जय हिंद।